हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम हमारे लक्ष्मीकांत की लेक्चर सीरीज के अंदर हमने लास्ट क्लास में प्रेम्बल का इंट्रोडक्शन देख लिया था, जिसके अंदर हमने क्या देखा था। एक बार इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर बाद में आगे से कंटिन्यू करेंगे। हमने देखा था प्रेम्बल। प्रेम्बल क्या होता है? प्रेम्बल इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी को बताता है। प्लस हमें ये बताता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स थे, उन्होंने हमारे इंडिया को किस तरीके से, कौन सी वैल्यूज के अकॉर्डिंग बनाने की सोच रखी थी। जो हमारे जो प्रेम्बल के अंदर कीवर्ड्स हैं, वो बताते हैं हमारे आने वाले टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वैल्यूज होंगी, वो हमारे इंडिया को कैसे बनाने वाली हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे जो कि हमारे प्रेम्बल्स के अंदर दे रखे थे। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या देखा था? हमने इंग्रेडिएंट देखे थे, कौन कौन से इंग्रेडिएंट होंगे प्रेम्बल के अंदर। ठीक है, टेक्स्ट देखा था हमने प्रेम्बल का, कीवर्ड्स देख लिए थे हमने, सिग्निफिकेंस। अब आगे वाले ये दो पार्ट हम करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हमने कौन सा कीवर्ड देखा था? सबसे पहले हमने देखा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेम्बल कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। हमने देखा था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके अंदर दुनिया के अंदर पहली बार प्रेम्बल का इंट्रोडक्शन किया गया था। फिर प्रेम्बल क्या होती है? प्रेम्बल क्या होती है? इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक है, ये प्रेम्बल एक समरी भी है, जो कि ये बताती है कि जो कोर वैल्यूज है उन सभी का एक छोटा सा रूप है प्रेम्बल, जो ये बताती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आइडियोलॉजी क्या होगी, कौन कौन सी आइडियल वैल्यूज के अनुसार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा। ठीक है, प्रेम्बल एक बार से आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर हमने क्या देखा था? हमारे ये प्रेम्बल जो आई है वो उसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। उसी का मॉडिफाइड वर्जन आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेम्बल है। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा था कि कौन से, क्या प्रेम्बल को पहले अमेंडमेंट किया गया? बिल्कुल, प्रेम्बल को अमेंडमेंट कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन कौन सी वैल्यूज ऐड हुई है प्रेम्बल के अंदर? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। 1976 के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। इसके अंदर हमने देखा था ये तीन वैल्यूज जो कि प्रेम्बल के अंदर ऐड हुई है। तो इसका मतलब प्रेम्बल को अमेंड भी किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन कौन सी वैल्यूज जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से प्रेम्बल के अंदर ऐड हुई है। तीसरा क्वेश्चन कौन सा बनता है कि ये वैल्यू कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आई थी हमारे प्रेम्बल के अंदर। ये तीनों क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा था प्रेम्बल के अंदर हमने क्या देखा था? सबसे पहले प्रेम्बल का टेक्स्ट देखा था ओरिजिनल, जिसके अंदर लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजोल्व, हम ये रिजोल्यूशन ले रहे हैं टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम इंडिया को कैसा बनाना चाह रहे हैं ये बताएगा हमारा प्रेम्बल। हम हमारे इंडिया के लिए कौन कौन सी वैल्यूज को देखते हैं, आने वाले हमारी जनरेशन कौन सी वैल्यूज को फॉलो करेंगी, ये सभी प्रेम्बल्स के। We the people of India having solemnly resolved to constitute India in sovereign, हमारा इंडिया कैसा होगा? सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, वेलफेयर के लिए काम करेगा, सेकुलर मतलब इंडिया के स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। सेकुलर के आगे डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक वैल्यूज होगी, मतलब पीपल्स का रूल चलेगा यहाँ पे, ना मोनार्की होगी, यहाँ पे डेमोक्रेसी होगी। एंड टू सिक्योर, हम हर सिटीजन के लिए क्या सिक्योर करने वाले हैं? जस्टिस। सबसे पहले जस्टिस, जस्टिस कौन कौन से जस्टिस प्रेम्बल के अंदर दे रखे हैं? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस कौन से? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फिर आगे क्या दे रखा है? लिबर्टी। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, कौन कौन सी फ्रीडम मिलेगी हमारे इंडिया के अंदर रहने वाले सिटीजन को? फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। थॉट मतलब सोचने की, हर किसी को अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करने की एक आजादी मिलेगी। फ्रीडम, एक्सप्रेस करने की, आप अपने विचारों को कोई भी मंच के ऊपर जाके एक्सप्रेस कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो। फिर बिलीफ, बिलीफ मतलब लॉजिकली आप कुछ भी सोच सकते हो, किसी भी वैल्यू के अंदर आपको, आप उसके ऊपर आस्था रख सकते हो, बिलीफ। बिलीफ के बाद में फेथ, फेथ मतलब ट्रस्ट, किसी भी रिलीजन के अंदर आप ट्रस्ट रख सकते हो। फेथ एंड वर्शिप, वर्शिप मतलब आपको अपने रिलीजन को मानने की आजादी मिलेगी। फिर आगे कौन सी वैल्यूज मिलेंगी? इक्वलिटी। इक्वलिटी कौन सी है? इक्वलिटी एक तो स्टेटस की है एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस क्या होता है? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस है मतलब यहाँ पे किसी भी अमीर गरीब, जात पात, धर्म, किसी भी बेसिस के किसी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। कोई भी, हर सिटीजन को स्टेट एज ए इक्वल सिटीजन की तरह कंसीडर करेगा, ना ही कोई ऊपर है ना ही कोई नीचे है, हर किसी को इक्वलिटी ऑफ स्टेटस मिलेगा। मतलब इक्वलिटी ऑफ स्टेटस का डायरेक्ट मतलब यह है कि यहाँ पे कोई प्रिविलेज क्लासेस नहीं होने वाली है, हर कोई इक्वल होगा।
इक्वलिटी ऑफ स्टेटस के बाद में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी किस केस के अंदर? कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस के अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट के अंदर हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट, हम क्या प्रमोट करने वाले हैं? अमंग देमसेल्फ द फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, ब्रदरहुड मतलब भाईचारा। हमारे देश के अंदर जो भी इंडिया की टेरिटरी के अंदर रहने वाले लोग होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे वो एक ब्रदरहुड को फॉलो करेंगे, वो भाईचारे के साथ रहेंगे, ये फ्रेटर्निटी है। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, हर इंडिविजुअल की डिग्निटी मेंटेन की जाएगी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो इंडिया बना है, जो टेरिटरी इंडिया है, उसकी आइडियोलॉजी के अंदर हर इंसान को एक डिग्निफाइड लाइफ मिलेगी, प्लस यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के ऊपर भी हम ध्यान रखेंगे देश की। ये आगे जाके सारी वैल्यूज हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिर इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने कौन से डे को इसको अडॉप्ट किया था? 26 डे ऑफ नवंबर 1949। तो ये बताता है कौन से दिन हमने प्रेम्बल को अडॉप्ट किया था। तो हम ये भी देख, इससे ये भी समझते हैं कि प्रेम्बल सबसे एंड में अडॉप्ट की गई थी। सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन के बाद में हमने प्रेम्बल को अडॉप्ट किया था, ताकि सारी वैल्यूज इसके अंदर एक क्रक्स के रूप में प्रेजेंट की जा सके, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था? प्रेम्बल रिवील क्या? प्रेम्बल के जो टेक्स्ट है वो हमें क्या बताता है? द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स किसने दी है कॉन्स्टिट्यूशन को ये पावर? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया बताता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी खुद पीपल है हमारे यहाँ। दूसरा हमने क्या देखा? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट का नेचर कैसा होगा? सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, ठीक है। ये हमने देख लिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम क्या स्टेब्लिश करना चाहते हैं? इंडिया की टेरिटरी के अंदर, इंडिया की टेरिटरी के अंदर हम हर इंसान को जस्टिस देंगे, लिबर्टी देंगे, इक्वलिटी देंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। डेट ऑफ अडॉप्शन, डेट ऑफ अडॉप्शन हमने देखा 26 नवंबर 1949। तो ये सारी चीजें हमारे प्रेम्बल के टेक्स्ट से हमसे पता चलती हैं। फिर आगे हमने क्या देखा था? कीवर्ड कौन कौन से हैं? कीवर्ड वही है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ये सब हमने देख लिए थे, ठीक है। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस हमने देखा। फिर हमने सबसे पहले देखा सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब है इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन होगा, उसके ऊपर कोई भी नेशन अपना प्रेशराइज करके कोई काम नहीं करवा सकता। इसका मतलब क्या है? इंडिया की जो अथॉरिटी होगी, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग होगी, वो इंडिपेंडेंटली ऑटोनोमस रूप से अपने काम करेगी, ना ही बाहर एक्सटर्नल या ना फिर इंटरनल किसी के प्रेशर के अंदर काम नहीं करेगी। ये होता है सॉवरेन का मतलब। सॉवरेन इंप्लाइज द इंडिया इज नाइदर ए डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। हम किसी के डोमिनियन नहीं है, किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, ठीक है। बट एज इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिया का एक इंडिपेंडेंट स्टेट होगा। नो अथॉरिटी अबाउट इट बोथ इंटरनली और एक्सटर्नली, इसके ऊपर ना ही कोई अथॉरिटी होगी इंटरनली और एक्सटर्नली। हमारे देश के जो डेमोक्रेटिक रूप से चुने हुए लोग होंगे वो ही डिसीजन लेंगे और वो ही डिसीजन सुप्रीम डिसीजन होगा, ठीक है। सोवरेन का मतलब ये। सोवरेन के बाद में हमने देखा था सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब है इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो किस चीज के लिए काम करेगी? वेलफेयर ऑफ सिटीजन के लिए काम करेगी। फिर हमने आगे देखा था हमारा सोशलिस्ट नेचर कैसा होगा? मिक्स इकोनॉमी वाला होगा, ना कि हम कंप्लीट कम्युनिज्म की तरफ नहीं चलेंगे जो कि रशिया और चाइना के अंदर देखने मिलते हैं। हम क्या है? मिक्स इकोनॉमी की तरह काम करेंगे, या फिर गांधीयन सोशलिज्म होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर हमने वो देखने में मिलता है सारी चीजें। फिर हमने देखा था ये सोशलिस्ट जो ऐड हुआ था वर्ड, कीवर्ड प्रेम्बल के अंदर, ये कौन से आर्टिकल से आया था? सोशलिस्ट वर्ड आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। फिर सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, हिस्ट्री भी है। इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म आपसे पूछेगा कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है? नहीं, हमारे यहाँ कौन सा होगा? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होगा। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या है? यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे, जबकि कम्युनिस्टिक गवर्नमेंट में क्या होता है? सारे रिसोर्सेज स्टेट के पास होते हैं। हमारे यहाँ क्या प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा और गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करेगा, स्टेट दोनों मिलके एक साथ सिटीजन के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो हमारा सोशलिज्म डेमोक्रेटिक सोशलिज्म 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से वर्ड ऐड हुआ, ये हमने देख लिया था। अगला कीवर्ड हमने क्या देखा था? हमने देखा था सेकुलर। सेकुलर का मतलब है स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। स्टेट रिलीजन के अंदर इंटरफेयर करेगा नहीं करेगा ये अलग बात है। स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान के अंदर थियोक्रेटिक स्टेट है, वहां पे इस्लाम के अकॉर्डिंग स्टेट चलता है, या फिर हम देखें ईरान के अंदर देखें तो ये सभी स्टेट के थियोक्रेटिक स्टेट है, जबकि हमारा स्टेट क्या सेकुलर। सेकुलर मतलब इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, ठीक है।
और इंडिया के सेकुलरिज्म और वेस्ट के सेकुलरिज्म में बहुत बार डिफरेंस पूछा जाता है, मेंस के अंदर आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो इंडिया का और वेस्ट का सेकुलरिज्म में डिफरेंस क्या देखा था अपन ने? इंडिया का सेकुलरिज्म पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, जबकि वेस्ट का सेकुलरिज्म क्या है? नेगेटिव सेकुलरिज्म है। नेगेटिव सेकुलरिज्म मतलब कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजन, रिलीजन के अंदर स्टेट 1% भी इंटरफेयर नहीं करे, ये वेस्ट का मॉडल है। इंडिया का मॉडल क्या है? पॉजिटिव सेकुलरिज्म, इंडिया का स्टेट इंटरफेयर करेगा बस उनका इंप्रूवमेंट के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए सभी स्टेट्स को, इसलिए थोड़ा बहुत इंटरफेयर करेगा। ठीक है, हमने देखा। तो ये कौन से आर्टिकल में गारंटेड है? आर्टिकल 25 से 28, 25 से 28। फिर हमने देखा सेकुलर वर्ड कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया। फिर हमने देखा डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी मतलब यहाँ के पीपल, डेमोक्रेसी वर्ड देखो दो वर्ड से बना है, डेमो प्लस क्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब पीपल और क्रेसी मतलब सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो यहाँ के पीपल ही सुप्रीम होंगे, पीपल जिनको रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे वही गवर्नेंस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, वही रूल में बनाएंगे, वही लेजिस्लेचर होंगे, वही एग्जीक्यूटिव होंगे। ठीक है, यहाँ पे ना ही मोनार्की होगी, कोई और सिस्टम नहीं होगा। हमारे यहाँ क्या होगा? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, दैट इज पोजीशन ऑफ द सुप्रीम पावर बाय द पीपल। जो सुप्रीम पावर किसके एंड में होगी? पीपल्स। और पीपल वोट के थ्रू ये सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज करेंगे और टाइम टू टाइम अपनी गवर्नमेंट को चूज करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे। तो हमने डेमोक्रेसी के अंदर दो तरीके की डेमोक्रेसी देखी थी, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्ट चुनते हैं और वो ही रूल मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है। जबकि हमारी डेमोक्रेसी है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जैसे एमएलए को चुन लिया या फिर एमपी को चुन लिया, वो आगे जाके लॉ मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये हमने डेमोक्रेट देखा था। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली। ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आप देखेंगे यूएस के अंदर, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, the representative of the elected by the people exercise their supreme power। तो सुप्रीम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर सुप्रीम पावर किसके पास होती है? रिप्रेजेंटेटिव पावर। इंडिया के अंदर कौन सी डेमोक्रेसी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हमारे चुने हुए लोग आगे जाके लॉ मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब बी आर अम्बेडकर ने कहा था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जब तक नहीं आएगी जब तक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं आएगी। तो ये वाली बात थी। सोशल डेमोक्रेसी, रिकॉग्नाइज द लिबर्टी इक्वलिटी। सोशल डेमोक्रेसी के इन्होंने ट्रिनिटी बताई थी। ट्रिनिटी मतलब तीन चीजें हैं सोशल डेमोक्रेसी के अंदर। इन्होंने पहली चीज क्या बताई थी? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीनों एक साथ मिलेंगी जिस सिटीजन को, वहीं पे सोशल डेमोक्रेसी होगी। हर इंसान को इक्वल ट्रीट किया जाए, हर इंसान को फ्रीडम हो, लिबर्टी मिले अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोफेशन को चूज करने की, या फिर कोई भी तरीके की लिबर्टी, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीव, कुछ भी हो सकता है। लिबर्टी प्लस इक्वलिटी प्लस फ्रेटर्निटी, ये तीनों होंगी, वहीं पे सोशल डेमोक्रेसी में देखने को मिलेगी। एस्टेब्लिश इगैलिटेरियन सोसाइटी। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था? रिपब्लिक। रिपब्लिक देख लिया था। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिपब्लिक वर्ड कीवर्ड प्रेम्बल में दे रखा है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा हेड ऑफ द स्टेट अमंग द पीपल में से एक इलेक्टेड इंसान होगा, ना कि परमानेंट कोई पोस्ट होगी जो कि मोनार्क द्वारा, हेरिडिटरी मोनार्क नहीं होगा। हमारा हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? हमारा हेड ऑफ स्टेट होगा, इलेक्टेड पीपल होगा। रिपब्लिक का मतलब ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्टेड का मतलब पॉपुलर सोवरेनिटी एक बार दोबारा आ गई, मतलब आम आदमी में से कोई भी एक इंसान हमारा राष्ट्रपति बनेगा। एग्जाम्पल, जितने भी हमारे राष्ट्रपति हैं सब के सब इलेक्शन के थ्रू गए हैं। जबकि ब्रिटेन के साथ हम कंपैरिजन करें तो ब्रिटेन के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द स्टेट हमेशा मोनार्क होता है। तो ब्रिटेन के अंदर रिपब्लिक सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ रिपब्लिक सिस्टम है। ठीक है, तो रिपब्लिक के अंदर हमने देखा था एक सिस्टम होता है, एक मोनार्की होता है, एक होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक मोनार्की के अंदर हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है? यूजुअली किंग और क्वीन होता है। ठीक है, थ्रू द सक्सेशन से बनते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बनते हैं। ठीक है, जबकि रिपब्लिक इन आवर प्रेम्बल के अंदर इंडिकेट द इंडिया के अंदर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होगा। इसको कहेंगे हम प्रेसिडेंट, और 5 साल के अंदर इनके चुनाव होंगे। 5 साल बाद में एक नया आदमी चुन के आएगा जो कि आम आदमी में से चुन के आएगा, ना कि हेरिडिटरी नहीं होगा। टू मोर थिंग इसके अंदर वो क्या बताइए? पॉपुलर सोवरेनिटी इन द पीपल, और कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होगी। तो
तो इसका मतलब ये आम आदमी में से कोई इंसान चुन के हमारा राष्ट्रपति बनेगा। दूसरा, कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होगी, एक जैसे प्रिविलेज क्लास किंग क्वीन ये नहीं होंगे जो कि मोनार्क आके सीधे पोस्ट को एक्वायर करेंगे। ठीक है, आगे हमने क्या देखा था, फिर हमने अगली वैल्यू देखी थी जस्टिस इन द प्रेम्बल। जस्टिस इन द प्रेम्बल के अंदर कौन कौन से जस्टिस हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस हो गया था। अब आज से शुरू करते हैं, आज से हम क्या शुरू करेंगे, कौन सी अगली वैल्यू है हमारी, जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है, जस्टिस का मतलब होता है जस्ट सोसाइटी, हर इंसान को इक्वल रूप से ट्रीट करने की के लिए और उसको इक्वलिटी देने के लिए जो भी उसको जस्टिस देना चाहिए वो वाली चीज है जस्टिस के अंदर इंक्लूड होगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हर इंसान को 3 वैल्यू दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 3 वैल्यूज प्रोवाइडेड है। कौन कौन सी जस्टिस मिलेगा, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। और इसका एम क्या है, जस्ट सोसाइटी बनाई जाए। जस्ट सोसाइटी मतलब आइडियल सोसाइटी बनानी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी वैल्यू है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। इन तीनों के अंदर सबसे पहले कौन सा जस्टिस दे रखा है, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस से हमारा मतलब क्या है, सोशल जस्टिस मतलब इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द ऑल द सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन। हर जो भी सिटीजन होगा, सोशल जस्टिस का एम क्या है, जितने भी सिटीजन होंगे हम हर सिटीजन को इक्वल रूप से ट्रीट करेंगे। इक्वल रूप से ट्रीट, हर जो भी स्टेट से रिलेटेड जितने भी अफेयर होंगे उनके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हर इंसान को इक्वली रूप से ट्रीट किया जाएगा। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये कि यहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा सिटीजन्स के अंदर। तो इसका मतलब, तो ये है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब एनी डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन द कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन और सेक्स। जो भी सोसाइटी से रिलेटेड पैरामीटर होते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर कास्ट डोमिनेटिंग होती है तो कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, फिर किसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। रेस का मतलब एक अलग तरीके की रेशियल पैरामीटर्स भी कल्चरल ग्रुप के हैं उनके बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, आगे रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे और सेक्स के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे सोशल जस्टिस के अंदर क्या है कि हम हर सिटीजन को इक्वल रूप से ट्रीट करेंगे, चाहे वो कोई भी कलर का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी सेक्स का हो, हम स्टेट के लिए सभी इक्वल होंगे। तो ये हमारे सोशल जस्टिस हैं। इट मीन अब्सेंट ऑफ प्रिविलेज, कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं होगी हमारे, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इंडिया का सपना देख रहे हैं, इंडिया दैट इज भारत का हम सपना देख रहे हैं, उस इंडिया के अंदर हर सिटीजन को इक्वल रूप से ट्रीट किया जाएगा। वहां पे कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होगी, वहां पे ना ही कास्ट के बेसिस पे, ना ही कलर के बेसिस पे, ना ही रेस के बेसिस पे, ना ही रिलीजन और ना ही सेक्स के बेसिस के बेसिस पे कोई भी सिटीजन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बताते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने से पहले जो वोटिंग राइट थे वुमेन के पास तो 1919 के अंदर आए, उससे पहले वुमेन सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो उस टाइम पे जस्टिस नहीं था, सोशल जस्टिस। फिर आगे देखते हैं कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट के बेसिस पे हिस्टोरिकल देखते हैं, मेडाइवल एंशिएंट टाइम के अंदर हम देखते हैं फोर फोल्ड वर्ना के अंदर डिस्क्रिमिनेशन था, डिसेबिलिटीज लगाई जाती थी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, तो वो भी नहीं होगा हमारे यहाँ। तीसरा क्या है, रेस के बेसिस पे या कलर के बेसिस पे। जैसे कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो ब्लैक एंड व्हाइट की कंट्रोवर्सी है, तो पहले क्या ब्लैक लोगों को सिविल वॉर होने से पहले कोई भी राइट नहीं थे यूएस के अंदर, तो वहां पे कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, सोशल इनजस्टिस था। फिर हम देखें रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन। रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल जर्मनी है। जर्मनी के अंदर क्या हुआ था, जूइश लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था क्योंकि वो जूइश रेस को फॉलो करते हैं। और रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जैसे कोई भी थियोक्रेटिक स्टेट देखोगे आप, चाहे पाकिस्तान देखो, चाहे ईरान देखो, चाहे कोई भी दुनिया के अंदर कितने भी थियोक्रेटिक स्टेट देखो, तो वहां पे जो स्टेट के रिलीजन को फॉलो करते हैं उन लोगों को प्रिविलेज दिया जाता है और दूसरे माइनॉरिटीज का सप्रेशन किया जाता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले हमारे फोर फादर्स ने ये उस टाइम पे डिसीजन ले लिया था कि इंडिया के अंदर कोई भी बेसिस पे सोशल इनजस्टिस नहीं होगा। और उन्होंने मेन बेसिस कौन कौन से बताए जो प्रिविलेंट होते हैं, कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन और सेक्स के बेसिस पे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन द
इट मीन द अब्सेंस ऑफ प्रिविलेज बीइंग एक्सटेंडेड टू द एनी पर्टिकुलर सेक्शन। तो स्टेट किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, कोई भी सेक्शन को कोई भी प्रिविलेज नहीं देगा, मतलब वहां पे कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं होगी सोसाइटी। एंड इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस SC ST एंड वुमेन। अब आगे हम देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हर जगह आपको देखने को मिलेगी। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के आगे हम देखेंगे कि प्रिविलेज किसी को दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ये सब एक्सेप्शन हम देखेंगे। तो फंडामेंटल राइट चैप्टर जो 7 चैप्टर हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम आगे इसको डिटेल में देखेंगे। आगे क्या है हमारा जस्टिस का मतलब, दूसरा जस्टिस कौन सा मिलेगा इंडिया के अंदर रहने वाले लोगों को। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल में कहा है कि जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस हमने देख लिया। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है? इकोनॉमिक जस्टिस, सबसे पहले इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी जस्टिस के पैरामीटर हैं इन सबको इसके अंदर कवर किया जाएगा। तो इसके अंदर क्या क्या रखा है? कोई भी सिटीजन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किस बेसिस पे? नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल। किस बेसिस पे? इकोनॉमिक बेसिस पे। जैसे इकोनॉमिक बेसिस क्या होता है? इकोनॉमिक बेसिस होता है रिच क्लास और पुअर क्लास। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जितने भी मेंबर थे उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया जो बनेगा, इंडिया दैट इज भारत, जिसका हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, उसके अंदर कोई भी इकोनॉमिक इनजस्टिस नहीं होगा। रिच आदमी को भी वैसे ही प्रिविलेज, वैसे ही राइट्स मिलेंगे जैसे कि पुअर को मिलेंगे। रिच आदमी को भी वही अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जो कि पुअर को मिलेंगे। तो ये इकोनॉमिक जस्टिस को एस्टेब्लिश करने की बात करता है। डीपीएसपी के अंदर देखेंगे हम, बहुत सारे डीपीएसपी इकोनॉमिक जस्टिस के लिए बने हुए, जैसे जेंडर इक्वालिटी, पे पैरिटी, ठीक है। अब इसके अंदर इकोनॉमिक जस्टिस के अंदर बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर कोई भी इनजस्टिस नहीं होगा इंडिया के अंदर। इट इन्वॉल्व द एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वलिटी इन द वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। तो इसका एम क्या है? इसका एम ये, हमारे कंट्री जो बनेगा इंडिया दैट इज भारत, उसके अंदर वेल्थ के बेसिस पे, प्रॉपर्टी के बेसिस पे और इनकम के बेसिस पे इनइक्वलिटी को हम धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे और हर सिटीजन को इक्वल बनाएंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस तो हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वो पार्ट है जस्टिस का जिसके अंदर क्या आदमी को सोशल रूप से प्लस इकोनॉमिक रूप से इक्वल ट्रीट किया जाए। यदि सोशल और इकोनॉमिक रूप से इक्वल ट्रीट किया जाएगा तो उसको हर चीज के अंदर इक्वल से मिलेगा, तो हर चीज का डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर उसको जस्टिस मिलेगा। तो इसको बोलते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब तीसरा जस्टिस का कौन सा पैरामीटर है हमारा? तीसरा जस्टिस का हमारा पैरामीटर है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल से रिलेटेड आपको कोई भी बात आए तो उसके अंदर दो बातें याद रखना। तो एक तो पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेशन प्लस पॉलिटिकल ऑफिस में एक्सेस। पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेशन, सबसे बड़ी पॉलिटिकल प्रोसेस अपने हमारे इंडिया के अंदर जो है वो है इलेक्शन के अंदर वोट देने का राइट। तो इंडिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फोर फादर्स ने हमारे बनाने की सोच रखी, जो आइडियोलॉजी रखी, उसके अंदर बोला पॉलिटिकल जस्टिस हर सिटीजन को मिलेगा और इक्वल रूप से मिलेगा। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या है? हर इंसान को वोटिंग राइट मिलेगा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो, हर इंसान को वोटिंग राइट मिलेगा। तो इसलिए हमने अडल्ट फ्रेंचाइजी इंट्रोड्यूस किया। एक एज लिमिट के बाद में हर इंसान को इक्वल रूप से पॉलिटिकली ट्रीट किया जाएगा प्रोसेस में। दूसरा पॉलिटिकल जस्टिस के अंदर क्या इंक्लूड होता है? दूसरा पार्ट पॉलिटिकल जस्टिस के अंदर जो इंक्लूड होता है वो होता है पॉलिटिकल ऑफिस में हर इंसान का एक्सेस। जैसे पॉलिटिकल ऑफिस क्या होता है? जैसे एमएलए, मिनिस्टर्स या फिर एमपी या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर या फिर कोई भी अथॉरिटी के अंदर कोई भी इंसान। तो पॉलिटिकल जस्टिस ये कहता है कि हर इंसान को, हर सिटीजन को राइट है, वो हर पोस्ट के लिए क्वालिफाई है, हर पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकता है। जैसे आप भी एक कंडीशंस हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर कंडीशन है, यदि आप उन सबको फुलफिल करते हैं बेसिक कंडीशन, तो आप भी पॉलिटिकल ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमएलए का चुनाव लड़ सकते हैं, आप पंचायत के अंदर सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं, एमपी का चुनाव लड़ सकते हैं। तो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये। अब इसको देखते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस इंप्लाई, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है ऑल द सिटीजन्स, हर सिटीजन को मिलेगा। क्या? हर सिटीजन को पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। क्या? शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट। हर इंसान के पास पॉलिटिकल राइट हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। दूसरा,
इक्वल एक्सेस टू द ऑल पॉलिटिकल ऑफिस, हर इंसान को इक्वल पॉलिटिकल राइट मिलेंगे और इक्वल एक्सेस होगा हर इंसान को, कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस हो उसके लिए। तीसरा क्या है, इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, हर इंसान को इक्वल वॉइस मिलेगी कोई भी गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने की। तो ये होता है पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, हमने तीन तरीके के जस्टिस देखे, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हर सिटीजन को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी रेस हो, कोई भी कलर। दूसरा हमने देखा सोशल के बाद इकोनॉमिक जस्टिस, कोई भी सिटीजन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किस बेसिस पे, ओनली बेसिस ऑफ वेल्थ, प्रॉपर्टी, इनकम के बेसिस पे। फिर हमने तीसरा देखा पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस हर इंसान को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे। ठीक है, द आइडिया ऑफ जस्टिस, अब प्रीलिम्स के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि आइडिया ऑफ जस्टिस जो हमने प्रेम्बल के अंदर लिया है वो कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो आइडिया ऑफ जस्टिस, जस्टिस का जब भी नाम आए तो रशियन रिवॉल्यूशन हमें याद आना चाहिए, रशिया से हमने लिया है। तो जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैज बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन। तो रशिया के अंदर जो रिवॉल्यूशन हुआ था, बोल्शेविक क्रांति हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वहां पे जस्टिस के लिए वो रिवॉल्यूशन हुआ था, तो जस्टिस वहां से हमने कॉपी किया है। ठीक है, तो हमने देखा कि जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तो ये याद रखना है अपने को, जस्टिस हमने कहां से लिया है, रशियन रिवॉल्यूशन से। नेक्स्ट इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट आता है लिबर्टी। लिबर्टी का मीनिंग क्या होता है? लिबर्टी का यदि सिंपल वर्ड के अंदर हम देखें तो मीनिंग होता है लिबर्टी का मतलब आजादी। ठीक है, अब लिबर्टी हमें किस चीज की लिबर्टी दे रहा है? सबसे पहली बात तो ये देते हैं, लिबर्टी किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिबर्टी मतलब फ्रीडम, फ्रीडम स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये सभी हमें लिबर्टी जैसे मिलती हैं। अब लिबर्टी का मतलब क्या है? लिबर्टी मीन्स दैट द अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेन, कोई भी इंसान के ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई भी इंसान को किसी काम करने के लिए यदि अपना पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करना चाहता है तो उसके ऊपर कोई रोक नहीं होगी। लिबर्टी का मतलब ये अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेन। एक तो पॉजिटिव होता है लिबर्टी, एक होता है नेगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी ये बोलता है हर इंसान को अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर सके। कोई यदि मैथमेटिशियन बनना चाहता है तो मैथमेटिशियन बनने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, कोई एमएलए बनना चाहता है तो एमएलए बनने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, यदि कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है तो म्यूजिशियन की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। दूसरा नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्या होता है लिबर्टी का? लिबर्टी का मतलब अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेन, मतलब कोई रोक नहीं होगी, रोक नहीं होना ही अपने आप में एक लिबर्टी है। जैसे कोई इंसान यदि कोई अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, कोई अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहता है, तो हर इंसान को अपनी एक आजादी है कि वो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज करके, अपने लिबर्टी को यूज करके अपना चैनल बना सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखेंगे हम कि अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेन, लिबर्टी मतलब किसी भी इंसान के ऊपर कोई भी रोक नहीं होगी, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो। आगे देखेंगे हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट के अंदर। एंड ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की कोई भी एक्टिविटी से रिलेटेड, एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। क्या इसके अंदर दो बातें बोली इन्होंने, एक तो अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेन, लिबर्टी मतलब कोई रोक नहीं लगाएगा स्टेट, जैसे बाहर निकलने पे रोक, बोलने पे रोक, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रोक। जैसे हम देखेंगे कि बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे आदमी को बोलने की भी आजादी नहीं है, स्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करने की भी आजादी नहीं है, लेकिन ये हमारे यहाँ नहीं होगी, ये रेस्ट्रिक्शंस हमारे यहाँ नहीं लगेंगे, ये रेस्ट्रेंस हमारे यहाँ नहीं लगेंगे। तो हमारा पहला क्या है? अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेन, ऐसा कोई भी रेस्ट्रेन हमारे यहाँ के सिटीजन्स के ऊपर नहीं होगा, ये हमारी लिबर्टी। सेकेंड क्या है? प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी, स्टेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा किसको? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। इंडिविजुअल यदि कोई भी काम करना चाहता है, अपनी पर्सनैलिटी को एक्चुअलाइज करना चाहता है, उसके लिए पोटेंशियल के अनुसार काम, तो उसके लिए स्टेट क्या कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएगा। यदि आप गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, तो उसके लिए सरकार के एग्जाम प्रोवाइड कराएगी, एग्जाम करवाएगी, जिसके अंदर क्या कंडक्ट कराने के बाद आप उस ऑफिस के को एक्सेस कर सकते हैं, तो अपनी पर्सनैलिटी को एक्चुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हमें कौन कौन सी लिबर्टी मिली है जो फंडामेंटल राइट के अंदर मिली हुई है। प्रीएम्बल सिक्योर, प्रीएम्बल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सी लिबर्टी है? लिबर्टी टू ऑल द सिटीजन, किसको? सभी सिटीजन्स को। कौन से?
इंडिया के जितने भी सिटीजन्स होंगे उनको हम कौन कौन सी लिबर्टी दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की आजादी, लिबर्टी ऑफ थॉट, थॉट के आगे क्या है? एक्सप्रेशन, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की आजादी, बोल के, लिख के, सुना के, किसी भी तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूं लिबर्टी एक्सप्रेशन की। जैसे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो आप अपने जैसे पोस्टर बनाने पे भी बैन, यदि आप एंटी रिजिम यदि पोस्टर बनाते हैं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ऐसी चीजें थॉट एक्सप्रेशन के ऊपर आपके रोक है। फिर बिलीफ, बिलीफ और फेथ के अंदर एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? दोनों देखने में एक जैसे हैं, लेकिन बिलीफ और फेथ के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, बिलीफ हमेशा लॉजिकल और साइंटिफिक बेसिस पे होता है, और फेथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज होती है, ट्रस्ट। तो बिलीफ जैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट, यदि आप कोई आइडियोलॉजी के अंदर बिलीव करते हैं, कोई भी चीज के लॉजिकल चीज के अंदर बिलीव करते हैं, तो आपको हर चीज में बिलीव करने की आजादी है। चाहे आप लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करें, राइटिस्ट में करें, या लिबरल के अंदर, तो आपको इन तीनों चीजों के लिए बिलीव करने की आजादी है। ठीक है। दूसरा क्या है? फेथ, फेथ मतलब एक टाइप ऑफ ट्रस्ट। आप यदि कोई भी चीज में ट्रस्ट करें, यदि कोई रिलीजन के अंदर ट्रस्ट करें, तो ये इस चीज की भी आपको लिबर्टी दी जाएगी। थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। वर्शिप मतलब अपने धर्म को फॉलो करने और उसकी प्रैक्टिसेस करने की आपको इसके अंदर लिबर्टी दी जाएगी। किसके अंदर लिबर्टी दे रहे हैं? जो हम इंडिया बनाने जा रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इंडिया की टेरिटरी के अंदर रहने वाले हर सिटीजन को ये सभी लिबर्टी देता है। लिबर्टी कौन कौन से देगा? लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की आजादी, एक्सप्रेशन, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस से, बोल के, सुन के, लिख के, पोस्टर बना के, कैसे भी, थॉट एक्सप्रेशन। बिलीफ, बिलीफ आप कोई भी आइडियोलॉजी को मान सकते हैं। बिलीफ, फेथ मतलब ट्रस्ट वाले काम जो भी कर सकते हैं। ट्रस्ट मतलब आप विश्वास करने, जैसे आध्यात्म के अंदर, कोई भी सेक्ट के अंदर, कोई भी रिलीजन के अंदर, कोई भी किसी चीज के अंदर ट्रस्ट। थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, वर्शिप अपने रिलीजन को मान सकते हैं। थ्रो देयर फंडामेंटल राइट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये सब लिबर्टी हमें कौन से चैप्टर के अंदर मिलेगी? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स, उसके अंदर हमें ये सभी की सभी लिबर्टी मिलेगी इन द केस ऑफ वायलेशन। और यदि कोई वायलेट करता है आपकी लिबर्टी को, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 32 के अंदर मेंशन। कोई भी डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हेल्दी बनाने के लिए, कोई भी डेमोक्रेसी को वर्किंग में, रनिंग में डेमोक्रेसी बनाने के लिए लिबर्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। लिबर्टी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? लिबर्टी से आप क्या, यदि आपके पास लिबर्टी है तो आप रिजिम को, डेमोक्रेटिक सिस्टम, कोई भी गवर्नमेंट है उसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ताकि वो डे टू डे वर्किंग के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें सिटीजन। ठीक है। तो ये है हेल्दी डेमोक्रेटिक, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम का एसेंशियल पार्ट भी। लेकिन मैंने आपको कहा हर चीज के अंदर क्या है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जरूरी हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं? कि ऐसी चीजें, यदि आपको लिबर्टी दे दी, तो लिबर्टी का मतलब ये नहीं है आप सोसाइटी के दूसरे लोगों को भी परेशान करने लग जाएं कि आपको बोलने की आजादी मिली। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। इसलिए हर चीज के अंदर, हर क्लॉज में आपके पास रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, यदि आपको बोलने की आजादी मिल रही है तो आप हर किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है। जैसे लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन की आजादी मिल गई, तो ये नहीं कि आप चौराहे के ऊपर कभी भी कहीं भी असेंबल हो गया, अपने आप को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं। आप गवर्नमेंट स्पेस के ऊपर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप हर जगह, हर तरीके के अंदर भी आपको मोरालिटी देखने मिलेगी, डिसेंट रूप से आप कर सकते हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या रखा? लिबर्टी डज नॉट इंप्लाई, लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि लाइसेंस टू डू व्हाट वन लाइक एंड हैज टू बी एंजॉयड विद इन द लिमिटेशन ऑफ मेंशन। लिबर्टी का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया कि आप कुछ भी करें, किसी को मारें, किसी को कुछ भी बोलें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हम देखेंगे फंडामेंटल राइट चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। नहीं है, आगे फंडामेंटल राइट चैप्टर के अंदर हमने देखेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है। बिलीफ इन द लिबर्टी कंसीव्ड बाय द प्रीएम्बल ऑफ और फंडामेंटल राइट, इट इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। हमारे जो भी लिबर्टी है एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। इसका मतलब क्या है? एब्सोल्यूट मतलब आपको 100 की 100% नहीं दे रखी,
हर चीज के ऊपर क्वालिफाइड मतलब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। रीजनेबल मतलब लॉजिकल रूप से कोई चीज को रोकने को रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। तो हम जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे थोड़े दिनों पहले किसी ने प्रोटेस्ट किया था, प्रोटेस्ट कहां पे किया था, यूरोप के अंदर प्रोटेस्ट किया था, लोगों ने क्या नंगे होके प्रोटेस्ट करने लग गए थे। तो उस टाइम पे क्या उनको अरेस्ट कर लिया था पुलिस ने कि आपके पास एक्सप्रेस करने की आजादी है, लेकिन इस तरीके से नहीं एक्सप्रेस कर सकते, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, आपको डिसेंट मैनर में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर मोरल रूप से आपको सही होना चाहिए, तो इसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस पढ़ेंगे हम फंडामेंटल राइट के अंदर, उसके अंदर हम कवर करेंगे। द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, क्या जो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये हमने कहां के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, ये बहुत बार प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मेन जो थीम थी वो यही थी कि हमें लिबर्टी चाहिए, इक्वलिटी चाहिए और फ्रेटर्निटी चाहिए। तो आपसे कभी भी प्रीलिम्स के अंदर पूछे लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से आया, तो उसके अंदर आप देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। आपसे पूछे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस हमने कहां से लिया है, तो आप देखेंगे रशिया। और प्रेम्बल के अंदर ये यूज टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इक्वलिटी। नेक्स्ट कीवर्ड क्या है हमारी प्रेम्बल के अंदर, इक्वलिटी। इक्वलिटी, इक्वलिटी हमें दो तरीके की मिलती है। सबसे पहले इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, इक्वलिटी को यदि सिंपल हिंदी के अंदर देखें तो इक्वलिटी का मतलब बराबरी का अधिकार, समानता का अधिकार, इक्वलिटी। इसका मतलब क्या है, बराबरी का मतलब क्या है, बराबरी का मतलब स्टेट के सामने, जो भी गवर्नमेंट है उसके सामने, स्टेट के सामने हर सिटीजन बराबर है। स्टेट किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा अपने सिटीजन में, चाहे कोई रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे शहर से हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे कोई भी कलर का हो, कोई भी रेस का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी सेक्स का हो। तो इक्वलिटी हर इंसान को बराबर रूप से स्टेट देखेगा। ठीक है, दूसरी इसके अंदर क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी ऑफ स्टेटस। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस का मतलब हर इंसान का स्टेटस बराबर है कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन किसी के बेस पे, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा अपने सिटीजन के बीच में। स्टेट कोई भी प्रोसेस के अंदर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। पहली बात तो ये है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, मतलब प्रिविलेज क्लास नहीं होंगी। जैसे प्रिविलेज क्लास पहले क्या होती थी, पहले राजा का बेटा राजा बनता था, राजा का के बाद में उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसके अंदर कोई इलेक्शन नहीं होता था, सीधा राजा का बेटा राजा बनता था। तो वहां पे प्रिविलेज क्लास थी। ठीक है, जैसे यूएस के अंदर देखें तो यूएस के अंदर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पहले नहीं थी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस नहीं था, क्योंकि ब्लैक लोगों को राइट्स नहीं दे रखे थे। ठीक है, काले गोरे के बीच में रंग भेद होता था। ठीक है, ये हमने देखा। अब इक्वलिटी, हमारे यहाँ जो इक्वलिटी मेंशन है इसका मतलब क्या है, इक्वलिटी मीन्स अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होंगे टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर चाहे कोई भी सेक्शन हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो, चाहे कोई भी सेक्स हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, हर इंसान को कॉन्स्टिट्यूशन, हर सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन के सामने इक्वल रूप से देखा जाएगा। इसके अंदर सिटीजन और पर्सन अलग अलग चीज है। ये सभी चीजें किसके ऊपर लागू है, इंडियन सिटीजन्स के ऊपर, जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर है। हमने फॉरेनर्स के लिए अलग से राइट दे रखे हैं, उनके साथ हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल द इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो हमने क्या देखा, इक्वलिटी के अंदर दो चीजें देखी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस मतलब हर इंसान, हर सिटीजन जो भी इंडिया के अंदर रहेगा, इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो भी सिटीजन रहेगा, उसको उन सभी का स्टेटस सेम होगा, इररेस्पेक्टिव वो कौन सी क्लास से, कौन सी कास्ट से। एक तो हमने ये देखा। दूसरा हमने क्या देखा, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कोई भी ऑफिस हो, कोई भी चीज हो जो स्टेट से रिलेटेड है, उसके अंदर हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ये हमने इक्वलिटी के अंदर देखा है। अब आगे देखेंगे हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन भी करेंगे, वो हम फंडामेंटल राइट के अंदर चैप्टर के अंदर देखेंगे। प्रेम्बल सिक्योर, प्रेम्बल क्या सिक्योर करती है, ऑल द सिटीजन इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। दिस प्रोविजन एम्ब्रेस थ्री डायमेंशन, क्या है, एक तो सिविक, एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक। इन तीनों एस्पेक्ट्स के अंदर हमें इक्वलिटी मिलेगी। ठीक है,
सिविक के अंदर सिविक राइट्स जितने भी होंगे, सिविक ग्रुप से पार्टिसिपेशन करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी। सिविक के बाद में पॉलिटिकल, पॉलिटिकल कोई भी ऑफिस हो, पॉलिटिकल कोई भी प्रोसेस हो, हर इंसान को बराबरी का अधिकार मिलेगा। तीसरा क्या हमने देखा, इकोनॉमिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से सरकार हर किसी को, सिटीजन को इक्वल ट्रीटमेंट करेगी, चाहे वो वेल्थी हो चाहे पुअर हो, ठीक है। अब इक्वलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आगे हम देखेंगे कहां पे मेंशन है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर। फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट टू इक्वलिटी हमें दे रखा है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। आर्टिकल 14 क्या कहता है, सबसे पहले इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने हर सिटीजन बराबर होगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल, बराबर, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ लॉ, लॉ के सामने हर सिटीजन बराबर होगा, आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चाहिए सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, चाहे अर्बन लोकल बॉडी या फिर स्टेट की कोई एजेंसी, कोई भी डिपार्टमेंट, ये सभी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड, कोई भी स्टेट की एजेंसी या स्टेट खुद किसी भी सिटीजन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। किस बेसिस पे, कौन कौन से बेसिस है, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे। रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन के जैसे हमने बहुत सारे पहले इंसिडेंट देखते थे कि भाई हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो कि दिल्ली के अंदर रहने वाले नॉर्थ ईस्ट के लोगों पे अटैक होता था, तो वो रेस के बेसिस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था तो स्टेट पुलिस एक्शन लेती थी और उन सब लोगों को अरेस्ट करती थी। तो रेस के बेसिस पे हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कास्ट के बेसिस पे यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सेक्स के बेसिस पे मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर, हर जेंडर को हम इक्वल रूप से ट्रीट करेंगे। एंड प्लेस ऑफ बर्थ, यदि आप कोई भी जगह से कोई भी रीजन के अंदर आपने बर्थ लिया है तो आप कहीं भी इक्वल रूप से ट्रीट होंगे। तो ये आर्टिकल 15 के अंदर दे रखा है। आर्टिकल 16 क्या कहता है, ये हम देख रहे हैं प्रियम्बल के अंदर कीवर्ड जो इक्वलिटी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहां का क्या क्या प्रोविजन है। थर्ड हम देखेंगे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी कोई भी नौकरी के अंदर यदि आपको अप्लाई करना है, हर इंसान को इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आर्टिकल 16 के अंदर दे रखा है। और इसके आगे हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, रीजनेबल क्लासिफिकेशन भी कर रखा है सरकार ने। कोई भी ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो हिस्टोरिकली बैकवर्ड रहा हो, हिस्टोरिकली एक्सप्लॉइटेड रहा हो, तो उनके लिए सरकार अपलिफ्टमेंट के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी करती है। ये चैप्टर अपने फंडामेंटल राइट में देखने को मिलेगा। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, हम अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जो हम इंडिया बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं, उस इंडिया के अंदर कोई भी छुआछात नहीं करेगा, कोई भी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस नहीं करेगा, और करेगा तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ जो भी प्रोविजन होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो देखने को मिले। आर्टिकल 17 ये कहता है। अगला क्या है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इंडिया के अंदर जो हम बनाने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, तो उसके बारे में प्रेम्बल में क्या दे रखा है कि वहां पे इक्वलिटी होगी। तो इक्वलिटी के अंदर फाइनल जो है इक्वलिटी क्या है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल। कोई भी इंसान अपने आगे कोई टाइटल नहीं लगाएगा। जैसे पहले क्या होता था, पहले राजा महाराजा किसी को नंबरदार बना देते थे, किसी को जमींदार बना देते थे, किसी को रैयतवार बना देते थे, अलग अलग टाइटल्स देते थे, जिस टाइटल से डायरेक्टली उस इंसान का डेजिग्नेशन का पता चल जाता था। ठीक है, तो ऐसे कोई भी टाइटल नहीं होंगे जो सिटीजन्स के बीच में क्लासिफिकेशन करेंगे, जो सिटीजन्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ऐसे हमारे यहाँ कोई भी टाइटल नहीं होंगे। इसका एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट चैप्टर के अंदर, आर्टिकल 18 के अंदर ये दे रखा है। There are two provision in the constitution achieve the political equality। तो political equality के लिए हमने अभी भी देखा था, political equality के लिए क्या है, one, the person to be declared ineligible for the inclusion in electoral roll, कि हर इंसान को डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करने की इक्वलिटी दी जाएगी। मतलब हर इंसान को वोटिंग राइट दिया जाएगा, उसको इनएलिजिबल नहीं किया जाएगा कोई भी बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के बेसिस पे। आपको ये नहीं कह सकते कि कोई भी अथॉरिटी कि आप वोट नहीं कर सकते। तो ये पॉलिटिकल इक्वलिटी है। नेक्स्ट क्या है, ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट। नेक्स्ट क्या है, टू द इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। हर इंसान को, आर्टिकल 326 कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि अडल्ट सफरेज, एज के बाद में हर इंसान को पॉलिटिकल रूप से पार्टिसिपेट करने की आजादी मिलेगी। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी इससे स्टेब्लिश होती है।
अब डीपीएसपी के अंदर भी देखते हैं आर्टिकल 39 के अंदर, सिक्योर टू द मैन एंड वुमेन इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जैसे सोशल इक्वलिटी की बात करें, इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करें तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इकोनॉमिक इक्वलिटी है। सोशल इक्वलिटी की बात करें तो प्रोविजन डिस्क्रिमिनेशन बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा सेक्स के बेसिस पे। तो हमने क्या देखा, इक्वलिटी देख ली है। ठीक है, इक्वलिटी कहां पे देख पढ़ रहे हैं हम प्रियम्बल पार्ट के अंदर पढ़ रहे हैं। प्रियम्बल के अंदर जो इक्वलिटी थी वो हमने देखी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो पार्ट है उस चैप्टर के अंदर कीवर्ड जो है वो है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का यदि शब्द का मतलब देखें तो मतलब भाईचारा, भाई बंधुत्व है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों ने ये कहा कि हमारे देश के अंदर जितने भी सिटीजन रहेंगे, चाहे कोई भी रिलीजन से हो, कोई भी कास्ट से हो, कोई भी रेस से हो, कोई भी सेक्स से हो, कोई भी ओरिजिन से हो, वो सभी को हम एक साथ भाईचारे के साथ रहेंगे। तो हमारे देश के अंदर क्या हुआ, फ्रेटर्निटी होगी। फ्रेटर्निटी मतलब सभी लोग सामंजस्य के साथ काम करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगे। तो फ्रेटर्निटी मींस द सेंस ऑफ ब्रदरहुड, हम सभी एक भाईचारे से रहेंगे, हमें हमारी एक आइडेंटिटी होगी इंडियन सिटीजन, इंडिया के सभी सिटीजन आपस में मेल के साथ रहेंगे। ये नहीं कि एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, किसी भी बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। और इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए और ब्रदरहुड को प्रमोट करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, वो है सिंगल सिटीजनशिप। जैसे यूएस के अंदर हम देखें तो यूएस के अंदर ड्यूल सिटीजनशिप होती है। यूएस के अंदर जो स्टेट का, कोई भी स्टेट के अंदर यदि सिटीजन है तो उस स्टेट का भी नागरिक है, वो यूएस का भी नागरिक है। तो ड्यूल सिटीजनशिप क्या है, रीजनलिज्म को प्रमोट करती है। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले हमारे फोर फादर्स थे, उन्होंने क्या इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का प्रमोशन किया कि इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप होगी, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का सिटीजन होगा। और उन सिटीजन्स को सभी को, कोई भी रीजन का रहने वाला हो, कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला हो, कोई भी रिलीजन को फॉलो करने हो, कोई भी कास्ट से हो, कोई भी सेक्स से हो, उन सभी को इक्वल राइट मिलेंगे। तो जब आपने सिंगल सिटीजनशिप दे दी और इक्वल राइट दे दिए तो उससे क्या है, एक प्रकार से ब्रदरहुड बढ़ता है हमारा। ठीक है, यदि हम ऐसा नहीं करते, यूएस की तरह नहीं करते, तो वहां पे पैरोकिलिज्म बढ़ता है, रीजनलिज्म बढ़ता है, लैंग्वेज के बेसिस पे सिसेशनिस्ट टेंडेंसी बढ़ती है, जो कि हमारे यहाँ मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे। तो ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी के लिए क्या है, फ्रेटर्निटी क्या प्रमोट करता है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। सेंस ऑफ ब्रदरहुड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या हमारे यहाँ सिटीजनशिप है, वो सिंगल सिटीजनशिप। और सिंगल सिटीजनशिप मतलब सभी सिटीजन्स बराबर हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो आंध्रा का रहने वाला, चाहिए राजस्थान का रहने वाला, चाहिए जम्मू का रहने वाला, चाहिए नागालैंड का, चाहिए दिल्ली का, सभी को इक्वल राइट मिलेंगे। तो वो एक प्रकार से इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। आगे क्या है, ऑल्सो द फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी मेंशन क्या है, इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रमोट सेंस ऑफ ब्रदरहुड। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी मेंशन है, प्रेम्बल के अंदर तो मेंशन है ही है, उसके साथ क्या आर्टिकल 51 एक इस चीज से रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटी से। तो क्या कहता है स्टेटमेंट देखो, इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट द ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। क्या फंडामेंटल ड्यूटी हर सिटीजन की क्या है, कि हर सिटीजन, ये सिटीजन की ड्यूटी हो गई, इंडिया के सिटीजन जो भी है, इंडिया के सिटीजन की बात हो रही है, तो फॉरेनर जो इंडिया के अंदर रह रहा है उसकी ये ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, टू प्रमोट, वो क्या प्रमोट करे, हार्मोनी, हार्मोनी प्लस स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, कॉमन ब्रदरहुड, एक ब्रदरहुड की तरह मानिए इंडिया के सभी लोग भाईचारे के से रहे, ये हमारी हर सिटीजन की ड्यूटी है। अमंगस्ट द ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, हर इंडिया के हर पीपल के बीच के अंदर, चाहे वो कौन से ट्रांसीडेंट, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, कोई भी रीजन का हो, या कोई और सेक्शनल डाइवर्सिटी, कोई भी सेक्शन से रिलेटेड हो, हर इंसान क्या की ड्यूटी है, हर सिटीजन जो भी इंडिया का है उसकी ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है कि वो सेंस ऑफ ब्रदरहुड प्रमोट करे, ताकि हम सभी एक भाईचारे से रह सकें, जो हम इंडिया बनाने वाले हैं उसके अंदर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स की सोच थी इंडिया के लिए। क्या प्रियम्बल डिक्लेयर, प्रियम्बल ने क्या कहा, फ्रेटर्निटी
द फ्रेटर्निटी आल्सो एश्योर टू थिंग्स, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो फ्रेटर्निटी के अंदर क्या है, फ्रेटर्निटी के दो कंपोनेंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मतलब भाईचारा किसी भी सोसाइटी के अंदर कब बढ़ता है, भाईचारा सोसाइटी के अंदर ये तब बढ़ता है जब इंसान को, हर इंसान को डिग्निटी मिले, चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे छोटा हो, चाहे मोटा हो, हर इंसान को हम इक्वल डिग्निटी के साथ ट्रीट करें, चाहे वो किसी भी कलर का हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज को बोलता हो। हम किसी भी इंसान को उसके रिलीजन, कलर, साइज के बेस पे डिह्यूमनाइज नहीं करेंगे। हम हर इंसान को डिग्निटी प्रोवाइड करेंगे, हर इंसान की गरिमा को मेंटेन करेंगे। तो पहला इसके अंदर कंपोनेंट ये है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ये अश्योर करता है फ्रेटर्निटी, भाईचारा वहां पे होगा जहां पे हर इंसान को डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाएगा। और हम कॉन्स्टिट्यूशन जब बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर, तो उन्होंने कहा हर इंसान को डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाएगा। हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इंडिया जो भी हम बना रहे हैं उसके अंदर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। दूसरा कंपोनेंट क्या है, कोई भी टेरिटरी के अंदर रहने वाले लोगों के पास एक ही चीज होती है, सिटीजनशिप, और दूसरा इंडिया की टेरिटरी। हम इंडिविजुअल को तो डिग्निटी के साथ ट्रीट करेंगे, प्लस साथ में इंडिया की टेरिटरी और यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए भी काम करेंगे। सभी एक दूसरे को डिग्निटी के साथ ट्रीट करेंगे तो ब्रदरहुड आएगा, ब्रदरहुड आएगा तो एक बार से एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी बनेगी जो कि किसके लिए काम करेगी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए काम करेगी। तो इसके दो कंपोनेंट हमने देखे। आगे क्या है, द वर्ड इंटीग्रिटी हैज बीन एडेड टू द प्रियम्बल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो यदि आपसे ब्रदरहुड पूछे तो ब्रदरहुड से आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस लेकिन जब आपसे ये पूछे इंटीग्रिटी वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, तो आप उसके अंदर देखेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने देखा कि इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली इंश्योर मटेरियल बेटरमेंट। अब डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक सेटअप, बट आल्सो रिकॉग्नाइज द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी ह्यूमन इज सेक्रेड। तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल मैंने आपको बताया, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल क्या है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब ये नहीं कि आप हर इंसान को इक्वल रूप से मटेरियल बेनिफिट दे रहे हो, लेकिन उसको मोरल रूप से भी इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा, मोरल रूप से भी उसको डिग्निटी देनी पड़ेगी। जैसे इसके अंदर क्या कह रखा है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ मटेरियल बेनिफिट के लिए बात नहीं कर रहा है कि हर इंसान को डिग्निटी के साथ ट्रीट करने का मतलब ये नहीं कि हर इंसान को 1-1 किलो चावल दे दिए, नहीं, 1-1 किलो चावल देने का तरीका जो है उसको भी देखा जाएगा। क्या सिर्फ मटेरियल बेनिफिट नहीं देखेंगे, प्लस इसके साथ क्या देखेंगे, पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सेक्रेड। ये भी देखेंगे हर इंसान, हर सिटीजन, चाहे वो किसी भी कलर का हो, किसी भी रेस का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी एरिया का रहने वाला, उसको हम एक गरिमापूर्ण तरीके से उसको अटेंड करेंगे। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर इंसान अपने आप में एक पवित्र है, हर इंसान अपने आप में एक यूनिक है, उसको उसी तरीके से हम ट्रीट करेंगे, ना कि उसके साइज को देख के। जैसे एग्जाम्पल आजकल हम देखते हैं बॉडी शेमिंग करते हैं, बॉडी शेमिंग, कोई आदमी मोटा होता है तो उसको मोटे के लिए बॉडी शेम करते हैं, डिह्यूमनाइज करने के लिए जो भी टेंडेंसी हो सकती है, कोई भी इंसान काला हो तो ह्यूमनाइज करते हैं, उसके नाम निकाल देते हैं अलग अलग। तो ये सब चीजें क्या डिह्यूमनाइज करती है कोई भी इंसान को। तो ये इंडिया के अंदर जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स हैं, इनकी सोच ये थी कि हर इंसान को डिग्निफाइड रूप से लाइफ मिलेगी जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर रहेगा, इंडिया का सिटीजन होगा। विच इंश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड फर्दर द फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी दे रखा है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर डिग्निटी से रिलेटेड कौन सा प्रोविजन है, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर डिग्निटी, इट प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन बाय स्टेटिंग दैट इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन of India to renounce practice derogatory to the dignity of women and also make it the duty of every citizen of India to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी के अंदर हमने देखा, फ्रेटर्निटी के अंदर हमें डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल देख रहे हैं कि इंसान, हर इंसान अपने आप में यूनिक है और उसको हम डिग्निटी के साथ ट्रीट करें, प्लस यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया।
अब इन चीजों से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन देखेंगे तो हमें क्या है, किसके अंदर मिलेगा, फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर मिलेगा डिग्निटी से रिलेटेड प्रोविजन। तो फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर डिग्निटी से रिलेटेड हमें क्या प्रोविजन मिलेगा कि हर इंसान जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर रहेगा, इंडिया का जो सिटीजन होगा, उसकी ये ड्यूटी है कि वुमेन को रेस्पेक्ट करे। क्या, इट इज फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन, कि वो वुमेन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करे, ना कि जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करे, कोई सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करे, ट्रांसजेंडर के साथ डिस्क्रिमिनेशन। कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स की सोच थी, प्रेम्बल लिखते टाइम, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम, कि यहाँ पे इंडिया के अंदर जो भी वुमेन रहेंगे उन सभी को एक डिग्निफाइड लाइफ मिलेगी, उन सभी का ट्रीटमेंट एक डिग्निटी के साथ किया जाएगा। इसलिए उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी जो बाद में ऐड हुई उसके अंदर लिखा है क्या है, टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन बाय स्टेटिंग द इट शैल बी ड्यूटी, ये हर इंसान सिटीजन की ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू रिनाउंस द प्रैक्टिस। कौन सी प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे, हम इंडिया के अंदर रहने वाले सिटीजन ऐसी सभी प्रैक्टिसेस को छोड़ देंगे जो कि क्या करते हैं, डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन, जो वुमेन से रिलेटेड डेरोगेटरी वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कोई भी गाली गलौज करते हैं, तो हम इन सब चीजों को छोड़ देंगे, जिससे कि डिह्यूमनाइजेशन होता है या फिर डिग्निटी का हार्म होती है वुमेन की। एंड आल्सो मेक इट ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी, और ये ड्यूटी है इंडिया के हर सिटीजन की कि साथ साथ डिग्निटी के साथ यूनिटी, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को भी इंडिया की मेंटेन करें। कुल मिलाए फ्रेटर्निटी के अंदर दो चीजें देखी हमने, एक तो इंडिविजुअल को कैसे ट्रीट करना है और देश को कैसे ट्रीट करना है। इंडिविजुअल को हमें डिग्निफाइड लाइफ, गरिमापूर्ण तरीके से ट्रीट करना है, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट, डिह्यूमनाइज करने की कोशिश नहीं। प्लस इंडिया का जो नेशन है उसके जब भी सोवरेनिटी की बात आए, यूनिटी की बात करें, इंटीग्रिटी की बात आए, तो सभी एक साथ मिलके उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ये दो वर्ड हैं इसके अंदर। अब जब भी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात होती है तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो क्या है टेरिटोरियल और दूसरा क्या है साइकोलॉजिकल। इसका मतलब क्या है, फ्रेटर्निटी के अंदर हमने देखा डिग्निटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी मतलब एकता और इंटीग्रिटी मतलब हर इंसान, हर टेरिटरी को हम इंटीग्रल रूप से में देखेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है, इसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे, एक तो साइकोलॉजिकल, जो साइकोलॉजिकल रूप से हर इंसान एक तरीके से सोचेगा इंडिया के बारे में। दूसरा क्या है टेरिटोरियल, टेरिटोरियल डायमेंशन एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशन। टेरिटोरियल डायमेंशन मतलब एक टेरिटरी के साथ हम इंटीग्रेटेड होंगे। दूसरा क्या है साइकोलॉजिकल रूप से हम एक ही तरीके से सोचेंगे इंडिया की जब भी सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी की बात होगी तो। ठीक है, ये हो गया। आर्टिकल 1 ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर डायरेक्टली एक्सप्लेन करता है इंडिया क्या हुआ, इंडिया दैट इज द यूनियन ऑफ स्टेट। ये क्लियरली बताता है इंडिया कैसा होगा। ठीक है, इनडिस्ट्रक्टेबल नेचर और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को और स्ट्रेंथन करने के लिए, इंडिया की यूनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को और स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है, इंडिया के अंदर क्या है इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। इसका मतलब क्या है, एक वर्ड है जो कि यूएस के साथ हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे समझ में आएगा। इसके अंदर क्या वर्ड है इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन। जो हमारा यूनियन है, जो हमारा सेंटर जिसको हम सिंपल वर्ड में बोलते हैं, वो इनडिस्ट्रक्टेबल है। मतलब हमारा भारत और इंडिया इंडिया ही रहने वाला है, उसके कोई भी टुकड़े नहीं होंगे। इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। डिस्ट्रक्टेबल स्टेट का मतलब है जैसे बहुत सारे स्टेट है अपने, राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, तो इन स्टेट्स को हम डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उनके फर्दर बाइफर्केशन, ट्राइफर्केशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, बिहार से अलग हुआ झारखंड। तो स्टेट हमारे यहाँ डिस्ट्रक्टेबल है और हमारा सेंटर है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है। तो इसलिए इंडिया के बारे में बोलते हैं इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। अब इसका जस्ट अपोजिट कहां पे है, यूएस के अंदर। यूएस के अंदर इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट है। तो यूएस के अंदर सेंटर चाहे
जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर सेंटर चाहे तो स्टेट्स को बाइफरकेट नहीं कर सकता, जबकि हमारे यहाँ ये पावर सेंटर को दे रखी है। इससे और हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी स्ट्रेंथन होती है, ठीक है। इससे हमारे अंदर क्या सेसेशनिस्ट टेंडेंसी, रीजनल टेंडेंसी डेवलप नहीं होती है। देख जैसे इंडिस्ट्रक्टेबल नेचर ऑफ इंडियन यूनियन, इंडिया की यूनियन क्या है, इंडिस्ट्रक्टेबल है, इंडिया की यूनियन के हिस्से नहीं किए जा सकते हैं। इट एम एट द ओवरकमिंग द हिंड्रेंस टू द नेशनल इंटीग्रेशन, तो नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रिटी से रिलेटेड जितनी भी हिंड्रेंस आती है, जितनी भी रुकावट आती है, कौन सी रुकावट होती है, रीजनल टेंडेंसी, सेसेशनिस्ट टेंडेंसी, रीजनलिज्म, पेरोकिलिज्म, ये सब डेवलप होती है। ये हमारे अंदर कभी भी नहीं हो सकती, क्यों, हमारे यूनियन है वो इंडिस्ट्रक्टेबल है और स्टेट हमारे डिस्ट्रक्टेबल है। जबकि दूसरी कंट्री जहां पे स्टेट्स को ज्यादा पावर है वहां पे हमेशा सेसेशनिस्ट टेंडेंसी आती है, ठीक है। चाहे वो स्पेन का एग्जांपल देखे, आइबेरियन पेनिनसुला वाले हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं स्पेन को 2 भागों में तोड़ने के लिए। वहीं यूएस के अंदर भी स्टेट्स के अंदर ज्यादा पावर है तो वो जब भी चाहे यूएस से अलग हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे केस के अंदर नहीं है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेम्बल। अभी तक हमने क्या देख लिया, अभी तक हमने देख लिया प्रेम्बल, प्रेम्बल के अंदर कीवर्ड्स प्लस कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन कौन से कीवर्ड ऐड होंगे, ये भी देख लिया हमने। हर कीवर्ड की अपनी डेफिनेशन देख ली। भाई हमने क्या देखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, तो अथॉरिटी किसके पास है, पीपल के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, हम रिजोल्यूशन दे रहे हैं इंडिया को कैसा बनाने की, रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया सोवरेन, मतलब हमारा देश इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करेगा, किसी के दबाव के अंदर काम नहीं करेगा। सोवरेन, सोशलिस्ट मतलब यहाँ पे जो वर्क होगा वो वेलफेयर ऑफ सिटीजन के लिए होगा, तो हमारे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हमने देखा। सोवरेन सोशलिस्ट, सेकुलर देखा, इंडिया का स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर। फिर आगे हमने देखा डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक मतलब पॉपुलर सोवरेनिटी, आम आदमी में से लोग चुन के जाएंगे वही हमारे यहाँ जो भी गवर्नमेंट बनाएंगे, डेमोक्रेटिक। फिर आगे हमने देखा रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट हमारे यहाँ इलेक्टेड होगा, ना कि नॉमिनेटेड या फिर हेरिडिटरी मोनार्क नहीं होगा। ये हमने मेन कीवर्ड देखे। फिर बाद में हमने देखा सबसे फिर अगला वर्ड देखा हमने जस्टिस, जस्टिस कौन सा मिलेगा इंडिया के अंदर, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस के अंदर हर इंसान को इक्वल ट्रीट किया जाए, चाहे वो कोई भी सोसाइटी से रिलेटेड हो, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ से रिलेटेड हो। जस्टिस के अंदर दूसरा पॉइंट क्या देखा, सोशल इकोनॉमिक, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इकोनॉमिक बेसिस पे। फिर तीसरा क्या देखा हमने, पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस पॉलिटिकल ऑफिस में और पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का हर किसी को अधिकार होगा। जस्टिस के बाद में लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप हमने देखा, आजादी मिलेगी, बस उनके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हम फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे। लिबर्टी के बाद में हमने क्या देखा, जस्टिस, लिबर्टी। फिर हमने देखा इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस मिलेगा, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगा। स्टेटस मतलब यहाँ पे कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगा, हर इंसान सिटीजन क्या कॉन्स्टिट्यूशन के आगे बराबर होगा। फिर हमने क्या देखा, इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी। फिर हमने देखा फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी भाईचारा, भाईचारे के लिए हमने सिंगल सिटीजनशिप को अडॉप्ट कर रखा है। एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए क्या हमारे अंदर, हमारे यहाँ क्या है, डिग्निटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। डिग्निटी किसको मिलेगी, हमारे यहाँ इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल को कोई भी डिह्यूमनाइज नहीं करेगा किसी भी कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पे। डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया मतलब हम एक यूनियन की तरह काम करेंगे, जब भी हमारे ऊपर कोई भी आएगी तो हम सभी ब्रदरहुड के साथ काम करेंगे, ठीक है। तो ये सब हमने देख लिया। अब प्रेम्बल का नेक्स्ट पार्ट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों पढ़े हम प्रेम्बल, क्या जरूरत है प्रेम्बल की, जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ही रहे हैं इतना बड़ा, तो सिग्निफिकेंस क्या है। तो प्रेम्बल हमें बताती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फॉरफादर्स जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनकी सोच क्या रही थी उस टाइम पे इंडिया को बनाते टाइम, तो ये हमें उनकी सोच बताता है। जब भी कोई भी डाउट हो, कोई भी आर्टिकल के अंदर जस्टिफिकेशन करना हो, सुप्रीम कोर्ट को करना हो, या फिर कोई लॉ मेकर्स को कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंडमेंट करना हो, या फिर कोई लॉ बनाना हो सिंपल, तो उसके अंदर हमें एक दिमाग में एक सोच रहनी चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर ने ये सोच को रखे हमने क्या कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, तो उस सोच के अनुसार हम आगे बढ़े। तो ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है, ये इंट्रोडक्शन है। यदि किसी को कॉन्स्टिट्यूशन पूरा नहीं पढ़ना हो तो आप इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, उससे पता चल जाएगा हमारा इंडिया कैसा होने वाला है। प्लस ये क्रक्स के अंदर शॉर्ट नोट्स भी हैं, यदि कोई किताब दे दे आपको 300 पेज की, यदि आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो एक पेज के अंदर शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन के शॉर्ट नोट्स भी हैं।
तो ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन भी है, ये हमारे लिए लाइट का काम भी करती है, लॉ मेकर को गाइड भी करते हैं, प्लस ये सभी चीजों के अंदर काम। तो ये क्या है, बेसिक फिलोसफी है हमारे एंड फंडामेंटल वैल्यू, पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस वैल्यू है। तो ये क्या बेसिक फिलोसफी बताते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, प्लस फंडामेंटल वैल्यूज बताती है। हमारे यहाँ इंडिया के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम कैसा हुआ, मोरल और रिलीजियस वैल्यू कैसी होंगी, ये सब बताता है। ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड, ये क्या बताती है, नोबल विजन, ग्रांड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, उन लोगों का विजन उस टाइम पे इंडिया के लिए क्या रहा होगा ये बताते हैं। रिफ्लेक्ट द ड्रीम एंड एस्पिरेशन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लोगों ने इंडिया को कैसा बनाने की सोची थी, ये भी बताते हैं हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल, ये सोच बताता है। आगे क्या है, व्हाट हैड दैट थॉट इन द ड्रीम, ये भी बताता है कि उनकी preamble of our constitution express what we had thought or the dream so long, उन लोगों ने उस टाइम पे हिंदुस्तान को कैसा बनाने की सोची थी, ये क्रक्स के अंदर आपको प्रेम्बल में मिल जाएगा। हम सोवरेन भी होंगे, सोशलिस्ट भी होंगे, सेकुलर, यदि किसी को आज असेसमेंट करना हो उस टाइम में और आज, तो हम प्रेम्बल को असेस करके देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है। फिर आगे हम क्या देखेंगे, ये हमारे सोल है किस चीज की, कॉन्स्टिट्यूशन। अलग अलग थिंकर ने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया कि ये सोल है, ये इंट्रोडक्शन है, ये फिलोसफी है, ये विजन है, ये क्रक्स है, ये शॉर्ट नोट्स है। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो प्रेम्बल एज ए की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कोई भी बुक पढ़ने के बाद में लोग की नोट लिखते हैं, उस बुक के क्रक्स लिखते हैं, तो ये प्रेम्बल हमारे की नोट है किस चीज का, प्रेम्बल किस चीज का, कॉन्स्टिट्यूशन का। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने देख लिया, ले डाउन द पैटर्न ऑफ अवर पॉलिटिकल सोसाइटी कैसे हुई, उन्होंने बताया कि प्रेम्बल के थ्रू आने वाले हिंदुस्तान कैसा होने वाला है, हमारा हिंदुस्तान की सोसाइटी कैसी होगी, पॉलिटिक कैसी होगी, लोग कैसे रहेंगे, ये सब चीजें उन्होंने बताया। कंटेन सोल रिजोल्व विच नथिंग बट ए रिवॉल्यूशन कैन बी अल्टर, प्रेम्बल एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने देखा प्रेम्बल का सिग्निफिकेंस क्या था। अब प्रेम्बल के बारे में एक चीज आती है कि प्रेम्बल पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के बाद में हमने प्रेम्बल को अडॉप्ट किया, क्या प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी एक्सप्लेनेशन आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के ये रिलेटेड है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एक्सप्लेनेशन देना हो, डिस्क्राइब करना होगा, तो सुप्रीम कोर्ट अलग अलग टाइम पे जजमेंट देता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं, लेटेस्ट जजमेंट है, वो हमें देखना होता है ये हिस्टोरिकली कैसे आया, कभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या डिसीजन है, कभी क्या है, जो लेटेस्ट डिसीजन है वो हमेशा हमें फॉलो करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, कंट्रोवर्सी होती है कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। सबसे पहले बीरूभाई यूनियन केस आया, बीरूभाई यूनियन केस किस चीज से रिलेटेड है, इसका आपकी थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ, कहानी बता देता हूँ। बेरूबारी यूनियन का केस है जब लैंड एग्रीमेंट हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, लैंड एक्सचेंज हो रही थी, तो उस टाइम पे केस आया कि भाई प्रेम्बल के अंदर सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ये लिखा हुआ था, इंटीग्रिटी के साथ आप तो छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो बीरूभाई केस उस टाइम में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, प्रेम्बल शोज द जर्नल पर्पस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे प्रेम्बल पे कमेंट किया कि प्रेम्बल के हमें जर्नल पर्पस बताती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, यहीं पे बात खत्म हुई। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट का अगला डिसीजन आएगा, एनी आर्टिकल और असिस्टेंट टू, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि प्रेम्बल हमें किस चीज में इंपॉर्टेंट है, कि पार्ट है कि नहीं है। तो प्रेम्बल हमें बताती है, असिस्ट करती है, एक लाइट देती है जब भी हमें कोई भी आर्टिकल को इंटरप्रिटेशन करना हो। तो प्रेम्बल क्या, असिस्टेंस एट द इंटरप्रिटेशन में बी टेकन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इनरिच्ड इन द प्रेम्बल। कोई भी सुप्रीम कोर्ट को कोई भी आर्टिकल की व्याख्या करनी हो, एक्सप्लेन करना हो, आर्टिकल 2 लाइन में लिखा हो, उसको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना हो कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर ने क्या सोचा हुआ, तो वो प्रेम्बल के अंदर देख लेते हैं कि प्रेम्बल के अंदर क्या सोच रही होगी, वो उस आर्टिकल को उस लाइट के अंदर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट स्पेशली ओपिनियन द प्रेम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बीरूबारी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बीरूबारी केस के अंदर की एक प्रेम्बल इसका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये अलग से ऐड हुआ था, वो इंट्रोडक्शन है। लेकिन उसके अपोजिट नेक्स्ट केस आएगा इसके अंदर, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट केस है, कोई भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट केस है, हर चीज के अंदर इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि केशवानंद भारती केस के अंदर पुराने वाले जजमेंट इन्होंने रिवर्स कर दिए थे। इसके अंदर इन्होंने क्या कहा कि
प्रेम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और मेजर पार्ट है। क्या, ऑब्जर्व द प्रेम्बल इज एन एक्सट्रीम इंपोर्टेंस, प्रेम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द ग्रांड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस इन द प्रेम्बल। तो केशवानंद भारती केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रेम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, बीरूबारी केस के अंदर बोला था नहीं है, इसके अंदर बोला कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल पार्ट है। दूसरा इन्होंने क्या बोला, प्रेम्बल का काम क्या है, इन्होंने कहा कोई भी चीज को इंटरप्रिटेशन करना हो तो ग्रैंड विजन हमें कहां से लेना है, तो प्रेम्बल से लेना है। प्रेम्बल के अकॉर्डिंग हमें कोई भी आर्टिकल को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो ये हमें लाइट की तरह काम भी करेगा। फिर तीसरा केस आएगा, तीसरा केस क्या आएगा, LIC ऑफ इंडिया केस। तो LIC ऑफ इंडिया केस सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे एंड में है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर केसेस को, सुप्रीम कोर्ट के केसेस को कैसे पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट के वो ही केस पढ़ने हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। जैसे इसके अंदर लेटेस्ट क्या है, LIC ऑफ इंडिया, प्रेम्बल इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो LIC ऑफ इंडिया केस आपसे कभी भी पूछे किस चीज से रिलेटेड है, तो प्रेम्बल से रिलेटेड है। LIC ऑफ इंडिया केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है प्रेम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और इसके अंदर दे रखा प्रेम्बल आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी इनेक्टेड। तो सबसे एंड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने एक्सेप्ट की थी वो प्रेम्बल ही की थी। पहले कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया था, फिर बाद में हमने क्या, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने प्रेम्बल को इंट्रोड्यूस किया था और रिजोल्यूशन से पास किया था। आज की डेट के अंदर जो लास्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, LIC ऑफ इंडिया। LIC ऑफ इंडिया के अंदर क्या कहा था, प्रेम्बल के पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल है। तो आज भी हम यही मानते हैं, आज भी हम क्या मानते हैं, प्रेम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज इन द कॉन्सोनेंस विद द ओपिनियन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग थे उनके विजन के अनुसार हमारे प्रेम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और हमें कोई भी आर्टिकल को इंटरप्रिटेशन करना है, कुछ भी जजमेंट देना है, तो हमें ग्रांड विजन चाहिए, तो वो प्रेम्बल के अंदर हमें मिलेगा। टू थिंग टू बी नोटेड, दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब प्रेम्बल को पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया। क्या प्रेम्बल के अंदर कोई भी चीज वायलेट होती है, अब प्रेम्बल के अंदर सारी वैल्यू दे रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या प्रेम्बल की कोई वैल्यू यदि वायलेट होती है, क्या उसके वायलेशन के खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं, क्या जस्टिफाइबल है कि नहीं है, तो नहीं, प्रेम्बल का कोई भी पार्ट जस्टिफाइबल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या, प्रेम्बल इज नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर एंड टू द लेजिस्लेचर नॉर ए प्रोविजन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक, लेजिस्लेचर को कोई भी लॉ बनाना है तो प्रेम्बल उस चीज की पावर नहीं देती है। अंदर जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो पावर देते हैं कोई भी लेजिस्लेचर को, किस चीज के लिए, लॉ बनाने के और लॉ न बनाने के। तो प्रेम्बल के अंदर तो सिर्फ विजन है, लॉ बनाने की जो पावर है वो हमारे आर्टिकल्स देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ना कि प्रेम्बल। पहला इंटरप्रिटेशन ये हो गया। दूसरा क्या है, नॉन जस्टिफाइबल। नॉन जस्टिफाइबल का सीधा मतलब होता है प्रेम्बल के अंदर कुछ भी वायलेट हो रहा है तो आप जुडिशरी के अंदर नहीं जा सकते हैं, आपको कोई भी जस्टिस नहीं मिलेगा यदि प्रेम्बल का कोई भी पार्ट है यदि आपका वायलेट हो रहा है। तो इसका मतलब है इट इज द प्रोविजन आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अब लास्ट क्या है, टॉपिक क्या है, अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रेम्बल। क्या कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हम प्रेम्बल को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं? तो इसका सीधा सा आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम अमेंडमेंट करके प्रेम्बल को अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन कौन सी वैल्यू ऐड हुई, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। हमने 3 वैल्यू ऐड कर रखी है, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 368 आर्टिकल को यूज करके हम किसको अमेंड कर सकते हैं, प्रेम्बल को। पहला तो इसका आंसर ये। दूसरा, क्या पूरी की पूरी प्रेम्बल अमेंड कर सकते हैं? उसका आंसर है नहीं। केशवानंद भारती केस के अंदर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम प्रेम्बल के अमेंड कर सकते हैं, लेकिन वो ही पार्ट अमेंड कर सकते हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा है। हम बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन वेदर द प्रेम्बल कैन बी
अमेंडेड बाय आर्टिकल 368 के अंदर प्रोसेस दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। तो इन्होंने पूछा कि 368 के थ्रू क्या प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो केस 1 अंदर भारतीय केस 1973 के अंदर क्या बोला? अमेंडिंग पावर इन आर्टिकल 368 कैन नॉट बी यूज। तो केस 1 अंदर भारतीय केस ने क्या बोला कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पावर दे रखे 368 के थ्रू प्रेम्बल को अमेंड कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। आपसे क्वेश्चन पूछे क्या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के थ्रू प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन क्या अमेंडिंग पावर इन द आर्टिकल 368 कैन नॉट बी यूज टू डिस्ट्रॉय द डैमेज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुल मिला के बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक जो वैल्यूज है उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे कि बेसिक फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। इनके साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इनको चेंज नहीं कर सकते, और जो छोटी मोटी चीजें उनको चेंज किया जा सकता है। तो इसके अंदर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल रखा है? सुप्रीम कोर्ट ने बार कि बेसिक फीचर और बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के आप हर पार्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रेम्बल है उसके हर पार्ट को आप अमेंड कर सकते हैं एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। तो यही है। अब प्रेम्बल का अमेंडमेंट कब कब हुआ है ये आपको याद होना चाहिए। तो प्रेम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस। कौन कौन से? आर्टिकल 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड ऐड हुआ है। ठीक है, तो आज हमने देख लिया प्रेम्बल, देख ली प्रेम्बल के एक कीवर्ड को एक्सप्लेन कर लिया, उसके बाद में प्रेम्बल का सिग्निफिकेंस देख लिया, प्लस ये देख लिया प्रेम्बल को अमेंडमेंट किया जा सकता है कि नहीं। तो इन सब चीजों को डिस्कस करने के बाद में यदि अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।